अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आज जो है ना वो हमने टॉपिक पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर शुरू किया हुआ है और केमिकल बॉन्डिंग में हमने पहले पढ़ा जी कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं और उसमें हमने पढ़ा जी कि वो उनकी कोशिश होती है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। फिर हमने पढ़ा जी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे कर सकते हैं। तो उसका पहला तरीका जो है वो हमने पढ़ा था कि वो जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, आयन्स बन जाते हैं और आयन्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो उस तरह से जनाब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ना वो ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाता है या डुप्लेट रूल फॉलो हो जाता है। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने का एक दूसरा तरीका है। एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा किस्म का बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एटम्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस नहीं करते बल्कि शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कमी होती है वो उस कमी को पूरा करने के लिए किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इस शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है ना वो कोई भी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो ये शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अब दोनों से बिलॉन्ग करेगा, उसका ताल्लुक दोनों के साथ होगा। तो जिसकी वजह पे हम कह सकते हैं कि भई दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 2-2 होगी, ये डुप्लेट रूल है, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आज हमने इसमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से बनता है और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, तो इस तरह से दोनों एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से होता भला क्या है? बेसिकली ये जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये मतलब ऐसे समझने के लिए डायग्राम है, एक्चुअली एटम इस तरह के नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि अब ये होता ये है कि अब ये दोनों सेपरेट हैं, तीनों एटम। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तीनों सेपरेट हैं। हर किसी का न्यूक्लियस अपने-अपने इलेक्ट्रॉन को कशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं ना, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 2, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, ये वाले जो 2 शेयर हुए हैं, इन दोनों चारों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के भी। मसलन इन दो की जो अट्रैक्शन है वो दोनों तरफ है। मतलब इसको इन दोनों को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों में कॉमन चीज आने से दोनों में एक ताल्लुक बन जाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनने में, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जाहिर है कि जब भी बॉन्डिंग की बात करते हैं ना यहाँ, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले शेल्स जो है ना उसमें कोई इतना खास पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम्स इसको अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिमिलर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क कम हो या बिल्कुल भी ना हो। मसलन आपने वो पढ़ा हुआ है जब पता नहीं कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0.5 बल्कि 0 से लेके 1.7 तक हो तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर 1.7 से ज्यादा फर्क हो जाए तो फिर आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश है ना, तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश या तो एक जैसी होती है या थोड़ा बहुत फर्क होता है, किसी की थोड़ी कम किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इतना फर्क नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही दूसरे से छीन ले, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। तो अगर छीन लेगा तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क कम होता है। मसलन 2 एक जैसे एटम मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिल जाता है, ठीक है, या जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये सारे एक जैसे एटम है, तो इनमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश एक जैसी है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से हाँ, एक और बात कि हमने जो पहले बात की है कि भाई बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि एटम कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हासिल करें। तो उसमें हमने कहा था वो 2 तरह से करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं या ले लेते हैं या दे देते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से मतलब हो गया। तो इन्हें हमने लफ्ज यूज किया मोस्टली एटम्स अचीव। मोस्टली ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस वाली हो जाए। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें शेयरिंग भी होती है लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस वाली नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा था पहले लिखना, ये BCl3, ठीक है, या BF3 इसको हम कह लें, BF
3। इसमें क्या होता है कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी भी 2 की कमी रहती है। लेकिन यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये हैं और 1 2 3 4 है। तो ज्यादातर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं होती, जरूरी नहीं है मतलब ऐसा होना, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड का सादा सा तारुफ। अच्छा, तो हाँ ये है कि कोवलेंट बॉन्ड को जब हम जाहिर करते हैं तो हम एक मखसूस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम लिविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिविस था साइंटिस्ट, उसने ये तरीका दिया था कि बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, पेपर पे लिखने के लिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक डॉट क्रॉस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है और एक या लाइन लगा के। डॉट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरे के क्रॉस से। मिसाल के तौर पर ये वाली एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल में जो आपके पास आ जाता है ये हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया, मतलब एक गोल दायरा है, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से, ठीक है। इस तरह से दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और हम कहते हैं जी ये शेयरिंग से इनके दरमियान क्या बन गया जी, एक बॉन्ड बन गया। दूसरा तरीका ये है डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को, दोनों के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसमें हम कलर का फर्क डालते हैं। अगर हमारे पास 12 रंगों वाले जो ना वो पेंसिलें हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 रंगों से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाली डायग्राम है जो कल भी आपने देखी थी कि इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक से, ठीक है। ये इनके दरमियान क्या हो गई है, शेयरिंग हुई है, और इन दोनों के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की तादाद नोबल गैस के बराबर हो गई है, सही है। तीसरा तरीका ये कि हम लाइन लगाते हैं, सही है ना, जैसे ये वाली है कि हम 2 डॉट लगाने के बजाय, डॉट क्रॉस लगाने की बजाय हम एक लाइन लगाते हैं, और वो लाइन जो है वो जाहिर करती है एक बॉन्ड को। मतलब लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, ठीक है। हाँ ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई है ना, डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये डॉट क्रॉस फार्मूला है। और यहाँ फिर हम एक और काम करते हैं कि लाइन लगा के साथ डॉट पे लगाते हैं। ये डॉट जो हम लगाते हैं ये शो करते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन्स जो यूज नहीं हुए बॉन्ड बने जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और वैलेंस शेल से हैं, अंदर वाले शेल के नहीं। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते और वो एज ए पेयर वहां पे पड़े रहते हैं, उनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये अमोनिया है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 3 पे यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं वो एक लॉन पेयर की शक्ल में ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। और इन सबको मिला के इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो जाती है, लॉन पेयर को मिला के और बॉन्ड पेयर्स को। बॉन्ड पेयर्स वो जो शेयर हो जाते हैं। इसी तरह ये वाटर है, ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इसी तरह ये HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इसमें 3 लॉन पेयर है, 1 2 और 3, और एक इसमें बॉन्ड पेयर है यहाँ पे जो उसने शेयर किया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं ये भी आपने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई हैं, सिंपल सी, कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल कब बनता है, जब बॉन्ड बनाने वाले एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर वो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अगर 3-3 करते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो मैक्सिमम जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास नाउन है टू डेट उसको वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। 2 एटम्स के दरमियान 4 बॉन्ड वाला हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये आगे भी हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और पिछली दफा भी मैंने एक शायद जो बच्चे शुक्र वाले इनको याद हो, मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि आमतौर पे ना एक लोग बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते होते हैं जी के कार्बन कार्बन के दरमियान 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते। लेकिन खैर ये मुझे याद करवाइएगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना तब इसको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। बहरहाल तो सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो हैं ये इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ये होमोन्यूक्लियर जो है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलके बनते हैं और होमोन्यूक्लियर जो एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये होमोन्यूक्लियर है, ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें ये पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो 3 एग्जांपल्स हैं इसमें इथेन है, इथीन है और इथाइन है, ये आपने पढ़े हुए हैं नाम, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने आपस में शेयर किए हैं, सही है। एक दूसरी टाइप है इनकी
ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की बुनियाद पे भी इनकी दो टाइप्स हैं। इस तरह से इनकी, इस लिहाज से इनकी दो टाइप्स हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नॉन पोलर क्या होते हैं कि जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है या स्मॉल होता है। एक बात याद रखिएगा, ये मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, स्मॉल से मुराद है जीरो से लेके 0.5 तक, ये आपने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में। 0 से लेके 0.5 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ये नॉन पोलर बॉन्ड है। सही है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड में किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी ना होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना वो या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इक्वली शेयर होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये देखें ये एक जैसा है दोनों एटम्स के लिए। यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे देखें, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बिल्कुल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, ना किसी तरफ ज्यादा ना किसी तरफ कम। ठीक है, और ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं। सही है ना, एग्जैक्टली एक जैसे एटम से, या थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो। मोस्टली का लफ्ज मैंने यहाँ पे भी यूज किया है कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ये मीथेन है, ये है तो नहीं होमोन्यूक्लियर लेकिन ये भी नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। अच्छा, नॉन पोलर की एक दूसरी टाइप भी है, वो आगे आएगी कि वो होते भी हेटेरोन्यूक्लियर है, उनमें इंडिविजुअल पोलैरिटीज भी होती है लेकिन ओवरऑल वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे CCl4 वगैरह। खैर, तो इन ये नॉन पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, मीथेन है, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं कि जब बॉन्ड बनाने वाले जो दो एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 0.5 से। ठीक है, ये जो हमने एक बनाया हुआ है 0.5 से लेके 1.7 तक होगा फर्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा आता है उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश का फर्क आ जाता है। एक एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। मिसाल के तौर पर ये वाली एग्जांपल देखें, ये जो आपको राइट पे है ब्लू कलर का एटम, इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा इसके इर्द गिर्द है, और दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है? कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दोनों ने हिस्सा डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन्स पे कब्जा कर लिया है एक एटम ने जो कि ज्यादा ताकतवर था। ये ऐसे ही है कि जैसे दो बंदे मिलकर कारोबार करते हैं या कमेटी डालते हैं, और जो बंदा जिसके पास डाली हुई है वो ज्यादा ताकतवर है, वो कहता है ठीक है जाओ मैं नहीं देता कमेटी, जाओ मैं जो ना वो जिस मर्जी तरीक को दे दूंगा। ठीक है ना, तो वो अगले बंदे को जलील कर के थोड़ी बहुत कभी दे देता है, कभी जब मर्जी। ठीक है, तो पैसे तो दोनों के हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि वो उसका कब्जा ज्यादा है और दूसरा बंदा जो ना वो माड़ा है, वो उसको कुछ कह भी नहीं सकता। सही है, तो बहरहाल ये इस तरह की इसमें शेयरिंग होती तो शेयरिंग है, लेकिन वो एक जो है ना वो उस पर ज्यादा अपना हक जमाता है और वो उस पर जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, पैसों को अपने करीब कर लेता है। ठीक है, तो ज्यादा इस्तेमाल करता है, दूसरे बेचारे को कम मौका मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अनइक्वल शेयरिंग से होती है, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स का मतलब ये है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपने कल पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, सिर्फ क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से थोड़े दूर हो गए हैं और दूसरे के थोड़े करीब हो गए हैं। ठीक है ना, ऐसा जब होता है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अगर देखें, मिसाल के तौर पर ये जो है HCl है, ये मैं ऊपर इसको लिख रहा हूँ H और Cl। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब हो जाते हैं, हाइड्रोजन से थोड़े दूर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, और इसके ऊपर उतना ही थोड़ा सा क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो उसने पैसों पे कब्जा कर लिया था, तो बाहर ऐसा ही लग रहा है कि हाइड्रोजन के हाथ से पैसे गए। सही है ना, तो क्योंकि उसको बेचारे को मिलते कम है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये नहीं कि कहते कि उसके पैसे मतलब डूब ही गए, कहते हैं हाँ यार है तो सही लेकिन जो ना वो कम कम मिलते हैं, एक तरह से पैसों की कमी रहती है बेचारे को। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी कमी है ना इसको हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी बेसिकली, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी है
जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन करीब चले जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इनको हम कहते हैं पोल्स। नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, ठीक है। और इस चीज को हम कहते हैं डाइपोल, जिसके दो पोल बन जाएं, ठीक है। और अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब जिसके अंदर पोल्स बने हुए हैं, और वो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक दूसरे को, उनकी पोलैरिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, तो ऐसा मॉलिक्यूल पोलर होता है। ये चीज क्या है, इसको आप यहाँ से नीचे वाली डायग्राम से समझिएगा। यहाँ पे देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव। अब हो क्या रहा है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर के निशान से। तीर के निशान जो है जिसमें एरो का हेड है वो उस तरफ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ से ये शो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरफ जा रही है, ठीक है। अब एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इस तरफ खींच रहा है, दोनों ऑपोजिट सिमत में खींच रहे हैं रस्सी को, ठीक है। तो नतीजा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, और ओवरऑल क्या होता है कि वो वहीं के वहीं रहते हैं। और ओवरऑल मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर का आपने लफ्ज सुना होगा कहीं पे, तो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं ना, वेक्टर की एडिशन कैसे होती है कि वेक्टर को हम ऐड करते हैं, एक का हेड और दूसरे की टेल, ठीक है। यहाँ के हेड से ये फर्ज करें हमने ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया है, अब दूसरा जब ड्रॉ करेंगे वो इधर से इधर करेंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से जो होती हैं दोनों की जो होते तो पोलर हैं, दोनों बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की पोलैरिटीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट करती हैं, ठीक है। वजह क्या है कि दोनों बिल्कुल बराबर थे, एक दूसरे के ऑपोजिट थे, और दोनों ने कैंसिल कर दिया, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन में देखें, उसमें वाटर में, अच्छा जी, वाटर में क्या होता है, वाटर में भी दो बॉन्ड है, दोनों पोलर हैं, दोनों वेक्टर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। अगर हम इन वेक्टर्स को जमा करें, मसलन ये इस वेक्टर के ऊपर मैं ये वाला वेक्टर दूसरे के ऊपर ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले की टेल से लेके एंड वाले की हेड तक होता है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी है ओवरऑल, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें इंडिविजुअल पोलैरिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही। एक और मिसाल देखिएगा CCl4 की, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच होते हैं, लेकिन वो चारों के चारों एक दूसरे की जो पोलैरिटी है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। तो इस तरह से इसमें बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि सारे जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे की पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किधर हैं, ये आ गई, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं आयनिक बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, ठीक है। और इनके दरमियान जो ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे डिपेंड करती है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिफरेंट तरह की होती हैं, वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, डाइपोल फोर्सेज होती है, और वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है, ठीक है। उस हिसाब से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आमतौर पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई कम होते हैं, जैसा कि मिसाल मैंने कल भी दी थी कि पानी का 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट और 0 होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह जितने भी इनमें से ज्यादातर तो गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सारी गैसेज जो ना वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें, ठीक है। मीथेन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके बड़े वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। वोलेटाइल आपको पता है जिसके रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन बड़ी तेज हो उसको वोलेटाइल कहते हैं। हाँ, इनमें कुछ ऐसे हैं 2-3, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल से मुराद ये होता है कि डायमंड के अंदर हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और वो जो ये 4 कार्बन हैं ये भी आगे फर्दर इनमें से हर एक 4 के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो वो इतनी एक्सटेंसिव बॉन्डिंग की वजह से उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग
एक तरह से बॉन्डिंग हो जाती है और वो पूरे का पूरा जो डायमंड है, जो पूरे का पूरा हीरा है, वो एक मालिक्यूल की तरह बिहेव करता है, एक जाइंट मालिक्यूल, इसको हम एक बड़ा मालिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से वो दो एक्सेप्शंस हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो बड़ा हाई होता है। बाकी आम जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े लो होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपने बचपन से एक लाइन सुनी हुई है। ठीक है, कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। मसलन पोलर सॉल्वेंट क्या है? पानी है, सबसे मशहूर तरीन। ठीक है, उस तो HCl एग्जांपल है। HCl एक पोलर कंपाउंड है और ये पानी में हल हो जाता है। इसी तरह और भी जो चीनी है, एक है तो कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन ये पोलर है, पानी में हल हो जाता है। सही है। इसी तरह और भी जितने भी पोलर कंपाउंड्स हैं वो पानी में इजीली हल हो जाते हैं, अल्कोहल्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, ये खुद सॉल्वेंट भी हैं और ये सल्यूट भी हैं, सारा कुछ है। तो नॉन पोलर में, पोलर में हल होते हैं। कंडक्टिविटी के लिए दो शर्तें होती हैं, बल्कि एक ही शर्त होती है कि कंडक्टिविटी के लिए या तो उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी के साथ, किसी एटम के साथ बाउंड नहीं होते, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, फिर वो कंडक्टर होता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके अंदर फ्री आयंस हों। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इससे कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। तो हाँ, ये ठीक है। जो स्ट्रांगली पैक्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड है ना, किसी एटम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर वो कंडक्टर नहीं, करंट नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट कंडक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन्स एक सिमत से दूसरी सिमत में जाना होता है और उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो याद रखिएगा कि जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस, दोनों में से कोई एक चीज हो वो कंडक्टर होगा, अदरवाइज वो कंडक्टर नहीं होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते क्योंकि वो बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो वो नॉन कंडक्टर होते हैं। सही है। अब एक जो ना वो लास्ट एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, पानी जो है वो कंडक्टर होता है कि नॉन कंडक्टर होता है, ये आपने मुझे कल बताना है। ठीक है। पानी एक कोवलेंट कंपाउंड है और आपने मुझे बताना है कि पानी कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है। अपनी जाती अकल को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है गूगल की बजाय। सही है। तो फिर आपने आंसर करना है। कोई इस चीज से गरज नहीं है कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपने खुद अपने पास से आंसर सोचना है। ठीक है, अपने जाती इल्म की बुनियाद पे। खैर, ये कल मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड्स में जो ना वो कुछ है, जैसे ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है। सही है ना। उसमें वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शन था। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वो उस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर होता है। ठीक है। तो ये उनकी कंडक्टिविटी के हवाले से था। अच्छा, उसके बाद रिएक्टिविटी। अच्छा, ये ना ऑर्गेनिक इन आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में मैंने ये पॉइंट रह गया था, तो ये वहां पे ऐड कर लीजिएगा कि आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं ना बड़े फास्ट होते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे फौरन हो जाते हैं। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन होते हैं ये स्लो होते हैं, इनका जो ना वो रेट बड़ा स्लो होता है। ये इनमें फर्क भी है। अच्छा, ये जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये आयनिक और कोवलेंट में फर्क भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, तो आप इन बुनियादों पे उनमें उनकी डेफिनेशन में फर्क, एक पहला फर्क आ जाएगा। फिर आप उनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं, उसमें फर्क आ जाएगा। फिर आप उसमें वो लिख सकते हैं पॉइंट इलेक्ट्रॉन की, वो डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क लिखते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है, सॉल्युबिलिटी का फर्क है, कंडक्टिविटी का फर्क है, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल बॉन्ड, जाहिर है आयनिक कंपाउंड में ये होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शनल बॉन्ड मैंने कल बताया था एक्चुअली, इस वजह से मैंने कहा डायरेक्शनल बॉन्ड क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये बॉन्ड बना हुआ है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है, ये वाला, तो इसकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना, या जो बॉन्ड है, वो इस लाइन पे ही है। मतलब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और यहीं पे इनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन है और कहीं पे अट्रैक्शन नहीं है। सही है ना। मतलब इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ये होता था कि उसकी जो अट्रैक्शन थी वो हर तरफ हो सकती है, क्योंकि वो एक आयन है। आयन की जो कशिश है वो हर तरफ हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये नहीं होता कि जब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के दाएं साइड पे होता है उसको अट्रैक्ट करता है, बाएं साइड पे नहीं करता। वो हर तरफ से उसको क्या कर सकता है,
अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। जी सर। ठीक है, तो ये